ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने असामान्य कदम उठाते हुए ईरान को सीधे यह सूचित किया कि अमेरिका को दशमिक में हुए हमले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल गाजा के बीच पिछले 6 महीने से जारी जंग अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच एक और युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर हमले की चेतावनी देते हुए अमेरिका को पीछे हटने को कहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका अलग हट जाए क्योंकि वह सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर संदिग्ध इजरायली हमले के जवाब की तैयारी कर रहा है। इस बीच मिडिल ईस्ट में ईरान के मुख्य प्रतिनिधि हिजबुल्लाह ने इजराइल को युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। वाशिंगटन को लिखे एक मैसेज में ईरान ने अमेरिका को बेंजामिन नेतन्याहू को जाल में न फंसने की सलाह दी। ईरानी राष्ट्रपति के राजनीतिक मामले में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशेदी ने इजराइल पीएम नेतन्याहू का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा, अमेरिका को अलग हट जाना चाहिए ताकि उस पर कोई अंश न आए। वही जवाब में अमेरिका ने ईरान से अमेरिकी ठिकानों पर हमला नहीं करने को कहा। ये जानकारी जमशेदी की तरफ से दी गई है। वही ईरान की तरफ से भेजे गए कथित लिखित मैसेज पर अमेरिका ने कोई टिप्पणी नहीं की है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 5 अप्रैल को कहा कि राष्ट्रीय जनता दल अपने कोर्ट से विकासशील इंसान पार्टी को 3 सीटें देगी। तेजस्वी यादव ने कहा, रजत 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम अपने कोटे से 3 सीटें मुकेश सहनी को देंगे। 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी में जी को दी जाए। भाजपा के वरिष्ठ मंत्री बिहार सरकार के प्रेम कुमार जी साथ बैठे हैं और उनके सामने एक भाजपा का वरिष्ठ नेता कहता है कि हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार कराइए और हम लोग संविधान को खत्म कर देंगे। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश का संविधान को बदल सके, लोकतंत्र को छीन सके और जो असली चेहरा जो बीजेपी का है वो सबके सामने वो उजागर हो चुका है। जो असली चेहरा जो है वो उजागर हो चुका है भाजपा का। यानी जो बात हम लोग कहते थे कि संविधान। उड़ीसा में भीषण गर्मी पड़ी। 5 अप्रैल को तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जिसमें राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की भविष्यवाणी की गई है। भीषण गर्मी का यह लंबा दौर अगले 2 दिनों तक जारी रहने की आशंका है। गर्मी में बाहर निकलते समय नागरिकों को अपना चेहरा ढांकते और खुद को बचाने के लिए छाते का इस्तेमाल करते देखा गया है। एएनआई से बात करते हुए अधिकारी ने कहा, भुवनेश्वर शहर में पहली बार सीजन का उच्चतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उड़ीसा के अंदरूनी हिस्सों में भी तापमान बढ़ने की संभावना है। हमने गर्मी की लहर के कारण तटीय जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। हमने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे बीच पीक आवर्स में बाहर न निकलने की सलाह दी है। अधिकारियों को चुनाव से पहले होने वाली प्रचार रैलियों की निगरानी करनी चाहिए। हमने किसानों को गर्मी से बचाने के लिए अपनी फसलों पर पानी छिड़कने की भी सलाह दी है। Bhubaneswar city for the first time, the capital city of Odisha, first time the season's highest maximum temperature 43.5 degree has been recorded, and we are expecting some parts of interior Odisha as well likely to touch 43 or 44 degree today apart from that Bhubaneswar city. And due to the prevailing condition of the dry northwesterly and westerly winds continuously that penetrating into Odisha, this temperature likely to further rise some parts of interior parts, particularly by 2 degree. And day after tomorrow, that is on 7th and 8th, we are expecting there will be gradual decrease in temperature, as we are expecting thunderstorm activity likely to start over the state. And because of this heat and humid condition, we have issued warm night as well as heat wave for several parts of Odisha, particularly for coastal districts. We have issued warning for Bhadrak, Balasore, Jajpur, Cuttack, Khordha and Noyagad. Apart from that, adjoining district like Keonjhar, Mayurbhanj, Anugul, Dhenkanal, Baudh, Kalahandi
Balangir as well as Malkangiri and Sundargarh. These districts are also one for the heat condition. As we are expecting, these parts the temperature could be above normal by 4.5 degree or more. And since the night temperature as well as day temperature both are in the higher side, and the departure from the normal is remaining 5 degree or above, so warm night as well also condition has been issued. Rest parts of the coastal Odisha, particularly some district like Ganjam, like Paradip and Puri, there the humidity content is very high. अमेरिका में भारतीय छात्रों की मौत के मामले थामने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओहायो राज्य में एक और भारतीय छात्र की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। छात्र की पहचान उमा सत्य साई गड्ढे के रूप में हुई है, जो ओहियो के क्लीवलैंड से पढ़ाई कर रहा था। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ओहियो में क्लीवलैंड में भारतीय छात्र उमा सत्य साई की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से काफी दुखी हूँ। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने आश्वासन दिया है कि शव को भारत ले जाने की सुविधा सहित हर संभव सहायता परिवार को प्रदान की जा रही है। दूतावास ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और वह भारत में परिवार के साथ संपर्क में है। हर संभव सहायता की जा रही है, जिसमें छात्र का शव जल्द से जल्द भारत भेजने भी शामिल है। गौरतलब है कि 2024 की शुरुआत से अब तक अमेरिका में 9 भारतीय और भारतीय मूल के छात्रों की मौत हो चुकी है और यह 10वां मामला है। पिछले महीने यानी मार्च में अमेरिका में 20 वर्षीय भारतीय छात्र अभिजीत परचुरू की हत्या कर दी गई थी, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के बुरीपालम का निवासी थे। अभिजीत बेस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। छात्र के परिवार के मुताबिक 11 मार्च को विश्वविद्यालय परिसर में अज्ञात शख्स द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है और उसके शव को एक कार में जंगल में छोड़ दिया गया है। एक दोस्त द्वारा शिकायत किए जाने पर अधिकारियों द्वारा उसके मोबाइल के सिग्नल को फॉलो करते हुए पुलिस को छात्र का शव मिला है। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि आवेदक सप्ताह में 5 बार कानूनी बैठक की मांग कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से जेल मैनुअल के खिलाफ है। मैनुअल के अनुसार सप्ताह में सिर्फ एक कानूनी मुलाकात की अनुमति है और विशेष परिस्थितियों में 2 बार उन्हें मिलने दिया जा सकता है। केजरीवाल की जेल में वकील उनसे हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने देने की मांग का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, उन्हें खास विशेष अधिकारी नहीं दिए जा सकते। ईडी की दलील सुनने के बाद अदालत ने केजरीवाल की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने तर्क रखा कि चूंकि वह विभिन्न राज्यों में कई एफआईआर का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे कानूनी काम होते, इसलिए बैठकों की संख्या बढ़ाई जाए। राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने दलीलों पर गैर करते हुए मामले में आदेश पारित करने की तारीख 9 अप्रैल तय की है। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि आवेदक सप्ताह में 5 बार कानूनी बैठक की मांग कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से जेल मैनुअल के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी आज धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। पीएम 2 राज्यों के 3 शहरों में बसपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, गाजियाबाद और राजस्थान के पुष्कर में ये रैलियां आयोजित होगी। पीएम मोदी सुबह करीब 11:30 पर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए सहारनपुर पहुंचेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और आरएलडी प्रमुख जयंती चौधरी भी शामिल होंगे। इसके बाद वे अजमेर जेल के लिए विशेष उड़ान भरेंगे। उनका विमान किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतरेगा, जहां से वह हेलीकॉप्टर से पुष्कर के लिए रवाना होंगे। दोपहर करीब 2:30 पर पीएम मोदी अजमेर लोकसभा सीट से बसपा उम्मीदवार के समर्थन में पुष्कर मेला मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहां से पीएम मोदी शाम करीब 5:15 पर गाजियाबाद में रोड शो करने के लिए उत्तर प्रदेश लौटेंगे। कांग्रेस भी आज जयपुर और हैदराबाद में मेगा रैलियां करेगी। जयपुर रैली मुख्य रूप से पार्टी के घोषणा पत्र पर केंद्रित होगी, जहां कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, वायनाड सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वड्रा रैली को संबोधित करेंगे।
कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार, सामाजिक न्याय के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की है। इस दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अंग्रेजी भाषा के शब्दों वर्क, वेल्थ और वेलफेयर का इस्तेमाल किया। घोषणा पत्र में वोटिंग की तरीके में बेहतरी की बात की गई है। पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में वादा किया है कि वो बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के हक, धार्मिक स्वतंत्रता और उनसे जुड़े हकों और संघवाद की रक्षा करेगी और लोकतंत्र की परिभाषा को चुनाव और वोट से आगे ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन घोषणा पत्र में उठाए गए कई मुद्दों पर सवाल भी उठ रहे हैं। कई योजनाएं सीधे मोदी सरकार की योजनाएं सरीखी लग गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये मौजूदा सरकार की नकल जैसे लग रही है। जैसे कांग्रेस ने युवाओं के रोजगार के संबंध में ट्रेनिंग के लिए लाख रुपए प्रति युवा देने का वादा किया है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस के बारे में बात करते हुए आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने 5 अप्रैल को सवाल किया कि क्या यह चुनाव आयोग या बसपा द्वारा भेजा गया था। यह चिंता की बात है कि सभी केंद्रीय एजेंसियों और संस्थानों ने बसपा के सामने घुटने टेक दिए हैं और अब चुनाव आयोग ने भी बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। जब आप विभिन्न मुद्दों पर शिकायत दर्ज करने की कोशिश करती है तो हमें समय नहीं दिया जाता है। एमसीसी लागू होने के बाद भी केंद्रीय एजेंसियों विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है, लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। लेकिन जैसे ही बीजेपी शिकायत दर्ज करती है 12 घंटे के भीतर नोटिस जारी कर दिया जाता है। क्या नोटिस चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जा रहा है या बीजेपी द्वारा? मैं टीएन शेषन के उत्तराधिकारी होने के नाते चुनाव आयोग के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि और इस देश में लोकतंत्र को बचाना उनकी जिम्मेदारी है, आतिशी ने कहा है। 4 अप्रैल की एक शिकायत पर आधारित है। तो 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी शिकायत करती है। 5 अप्रैल को 11:15 पर सभी न्यूज चैनल्स पर फ्लैश होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस भेजा। हर चैनल पे ये न्यूज चलने के बाद 11:15 पर यह न्यूज टीवी पर चलती है और उसके आधा घंटा बाद 11:45 पर मुझे एक्चुअली नोटिस मिलता है। नोटिस मुझे ईमेल किया जाता है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस की खबर पहले भारतीय जनता पार्टी मीडिया में प्लान। गैंगस्टर राजनेता दिवंगत मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद धमकी भरे कॉल मिलने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में बना माहौल उनसे ऐसी बातें कहने की ताकत दे रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, देश में जो माहौल बना है उससे उन्हें ऐसी बातें कहने की ताकत मिल रही है। हम तब तक जीवित रहेंगे जब तक यह नीति में लिखा है और यहाँ कोई भी हमेशा के लिए जीने के लिए नहीं है। हम ईसाई से निगरानी करने की अपील करते हैं। ये देखिए, अब ये एक एटमॉस्फेयर बन चुका है देश में और उसी एटमॉस्फेयर की वजह से इन लोगों को हिम्मतें बढ़ रही हैं इस तरह की बकवास करने के लिए। मगर अब इसको आप कोई बच नहीं सकता आज इस देश में। और ठीक है, जब तक अल्लाह सुब्हाना व तआला जिंदगी लिखा हम जीएंगे, आप भी जीएंगे। कोई यहाँ पर जिंदा रहने के लिए नहीं आया, सबको जाने का है। मगर ये लोग जो ओपनली जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, हम तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते कि उसका आपका एटीएम कार्ड या मस्जिद में मौजूद है, आके ले लीजिए, उसका मॉनिटर करे और देखे। हाँ, टॉप प्रायोरिटी होगा। तो मैं सच कह रहा था ना, मैं वही तो बता रहा था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने पर बोलते हुए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह एक दुर्गामी स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के उद्देश्य पर बहुत विस्तार से विचार किया है। मदरसा शिक्षा की पृष्ठभूमि है। उन्होंने आगे कहा, यह एक दुर्गामी स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के उद्देश्य मदरसा शिक्षा की पृष्ठभूमि पर बहुत विस्तार से विचार किया है। तथ्य यह है कि मदरसा शिक्षा पूरी तरह से धर्म या
या धार्मिक अध्ययन के बारे में नहीं है, बल्कि इसका अन्य महत्वपूर्ण आधुनिक विषयों के साथ बहुत कुछ लेना देना है। इसे ध्यान में रखते हुए और छात्रों और 10,000 शिक्षकों को होने वाले अव्यवस्था के ध्यान में रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस मामले की सुनवाई जुलाई में की जानी चाहिए। तब तक उच्च के फैसले सहित सभी चीजों पर रोक रहेगी। What response do you expect from someone who was on the appellant side? We were appealing against the High Court order. The High Court order had virtually put an end to the scheme of madrasa education in Uttar Pradesh, with some directions about relocating students. 17 lakh students would have to be relocated to regular schools, and the madrasa system and the madrasa education scheme would come to an end as a consequence of that judgment. Now, I think it's a far-reaching position that the Supreme Court has taken, examine in great detail exactly the purpose of the madrasa board, the background of madrasa education, the fact that madrasa education is not wholly and entirely about religion or about religious studies, but has a lot to do with other important modern